सभी को नमस्कार। आज डिस्कशन शुरू करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने जब डिस्कस किया था तो उसमें एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राइमरीली अबाउट एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड साइड है और एग्रीगेट सप्लाई साइड है। तो इकोनॉमिक्स का जो फेमस टूल ऑफ एनालिसिस है डिमांड एंड सप्लाई, उससे हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो टू मेन इंडिकेटर्स हैं उसको हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ब्रीफली टू रिवाइज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, आप सभी ने होपफुली पढ़ा होगा, रीड अगेन एंड अगेन। 3 तरीके से हम किसी एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है अबाउट प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको 3 तरह से हम मेजर करते हैं। वन इज द प्रोडक्शन साइड, इट्स द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। Another one is the expenditure side, expenditure on consumption, expenditure on investment, expenditure done by the government sector, and expenditure, net expenditure on external sector, that is import minus export और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो ये टोटल हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी रहता है जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी इकोनॉमिक मॉडल जो है उसमें सिर्फ कंज्यूमर्स हैं एंड प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करते हैं टू प्रोड्यूस द थिंग्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी, चूंकि एक सेपरेट एंटिटी है, वो आ जाता है, और 4th सेक्टर में एक्सटर्नल लिंकेजेज आ जाते हैं हमारे। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी में वी हैव एक्सपेंडिचर साइड में C प्लस I प्लस कैपिटल G प्लस नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं X माइनस M। दीज आर इकोनॉमिक एब्रिविएशंस फॉर दीज इकोनॉमिक टर्म्स। इनकम साइड से भी ये मैच करना चाहिए। तो इनकम किसको किसको मिलता है इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण? तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम रिसीव करते हैं। दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी का 11th का चैप्टर पढ़ेंगे ऑन प्रोडक्शन, देन यू विल सी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं। लैंड को, लेबर को वेजेज मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। एग्रीगेट रेंट प्लस एग्रीगेट वेजेज प्लस एग्रीगेट इंटरेस्ट प्लस एग्रीगेट प्रॉफिट, ये सारे इकोनॉमी को अगर हम जोड़ें तो प्रोडक्शन साइड से, एक्सपेंडिचर साइड से और इनकम साइड से, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज टोटल नेशनल इनकम, जीडीपी, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो इकोनॉमिक टूल ऑफ डिमांड और सप्लाई जब हम अप्लाई करते हैं, तो व्हाट इज द एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी? इट्स सिंपली द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको डिनोट करते हैं हम Y से, कैपिटल Y। देन व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? 2 सेक्टर इकोनॉमी में देयर आर ओनली 2 डिमांड्स, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू कैपिटल C प्लस कैपिटल I। अब कैपिटल C किन किन चीजों पे डिपेंड करता है?
तो डिपेंड तो बहुत सारे चीजों पे करता है या कर सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम केवल उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जिस पर मेनली डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक्स के मॉडल के अनुसार से कंजम्पशन डिमांड के दो पार्ट हैं। वन इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि व्यक्ति कभी करेगा ही करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल, एंड द सेकेंड पार्ट इज द वेरिएबल कंजम्पशन डिमांड, जो इनकम लेवल के साथ इंक्रीज करता है, एंड हेंस C, capital C is equal to autonomous part, that is capital C bar, plus variable part, that is small c into y। इन्वेस्टमेंट को हमने इस एजम्पशन के साथ कि प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी do not consider that any major changes will happen in the next financial year। इस एजम्पशन के साथ वो कंसिडर करते हैं कि जितना हमारा इकोनॉमी का नेचर इस साल था उतना अगले साल ही रहेगा, तो जितना इन्वेस्टमेंट इस साल किया उतना अगले साल भी करेंगे। हेंस इन्वेस्टमेंट डिमांड आई इज इक्वल टू आई बार कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस आई बार। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब रहेगा, बैलेंस कब होगा इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक्स में बैलेंसिंग उस पॉइंट पे होता है जहां पे डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को मीट करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इकोनॉमी के लिए डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मीट करेगा, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द इकोनॉमी एज ए होल। और इस पॉइंट को के जो होगा हमारा वो बैलेंसिंग पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम फिट करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे y रखते हैं और एग्रीगेट डिमांड की जगह पे c प्लस आई रखते हैं, इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस आई बार। इससे जब हम y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, जो मैथमेटिकली थोड़ा बहुत इक्वेशन सॉल्व किए होंगे वो आसानी से कर सकते हैं, पर बाकी भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आता है c प्लस सी बार प्लस आई बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। This 1 divided by 1 minus c small c is equal to called investment multiplier। हमने ये भी देखा कि हम अगर इनकम एक यूनिट से बढ़ता है तो या तो हम सारा का सारा पैसा बचा सकते हैं, दैट इज हमारा कंजम्पशन 0 हो सकता है, या हम पूरा का पूरा पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो हमारा जब इनकम बढ़ता है तो वेरिएबल पार्ट ऑफ द कंजम्पशन या तो शून्य हो सकता है या पूरे के पूरे जितना इनकम बढ़ा उतना हो सकता है। इसलिए स्मॉल सी विच इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिफाइंड एज चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम, दैट इज इफ इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, 1 रुपया, देन कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय हाउ मच रुपीज और यूनिट। तो अगर 1 रुपये से इनकम बढ़ा और अगर हमने इसमें से आधा दैट इज 50 पैसे हमने कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो दैट इज एमपीसी, दैट इज स्मॉल सी इज इक्वल टू 0.5। शेष जो बचा उसको हमने क्या किया, ऑटोमेटिकली है इनकम में से जो हम कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो शेष बचता है दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो जो शेष बचता है उसको हम सेविंग कहते हैं, इकोनॉमिकली उसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सवाल मेरा ये था
कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द इकोनॉमी बढ़ता है तो उसे जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दो कंडीशन है आज के डेट में, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सर्टेन लेवल पे है, कुछ मंथ या कुछ ईयर्स के बाद अगर उस टेंडेंसी में चेंज होता है, बढ़ जाता है वो, मतलब पीपल स्टार्ट सेविंग मोर इन द इकोनॉमी, उससे एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ एवरी अदर थिंग रिमेन्स अनचेंज्ड और चेंजेज वेरी माइन्यूटली। किसी ने कोई इसका आंसर दे सकते हैं? एनीवन? जो लोग जुड़े हुए हैं उनका नाम मैं ले सकता हूं। आकांक्षा तिवारी, अपूर्वा, अर्पिता द्विवेदी, साध्वी तिवारी, और एक कोई है, उनमें क्या, उनका नाम क्या है नहीं पता है। अगर किसी ने एनालिसिस किया हो इसको। शांतनु मिश्रा, तो आप लोग इसको पेज पे लिखिए इस इक्वेशन को, एंड इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इसी तरह के सवाल मुझे लगता है कि रिलेट करके आपको ये करने पड़ेंगे, और इस तरह के सवाल को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी आपको इंटरनलाइज होता जाएगा। तो इस चैप्टर का मूल क्रक्स जो इस पूरे चैप्टर का है ये यही है। एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है, टू सेक्टर मॉडल में जहां पे सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, वहां पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है, और इस तरह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कैसे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और फिर देन लास्ट इज द बॉक्स वेयर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, दैट इज दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एक्सप्लेन करता है अबाउट द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इन द इकोनॉमी। तो आप उस बॉक्स को भी पढ़िए। ये प्राइमरीली यही सवाल है कि इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव in the economy increases or marginal propensity to consume decreases, then what would be the impact on the national income or GDP? चौथा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो अबाउट गवर्नमेंट बजट है। तो बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी जो चीजें हैं उसमें ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है, बाकी जो भी क्लासिफिकेशन है वो सब अपनी जगह है, हमें वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उससे भी आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। बट एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल पहले बजट है क्या, कहाँ से आता है, व्हाट इज द
मीनिंग ऑफ दिस। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स में जब हम डिफरेंट, खासकर मैक्रो इकोनॉमी में जब हम डिफरेंट एग्रीगेट वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हैं, तो हम एट द बिगिनिंग बहुत सिंपल एनालिसिस करते हैं, एट वेरी सिंपलेस्ट मॉडल को डिस्कस करते हैं, देन वी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। सिंपलेस्ट मॉडल में हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है, ओनली कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। थोड़ा सा हम जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है, वी कम इनटू थ्री सेक्टर मॉडल। तो गवर्नमेंट उसमें आता है। गवर्नमेंट एक एंटिटी है जिसका नेचर, ऑल्दो वो भी एक्सपेंडिचर ही करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है, बट उसके नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हाउस होल्ड इनकम कैसे जनरेट करता है? या तो वो कहीं जॉब करेगा, मजदूरी करेगा, उसको वेज मिल सकता है, या तो वो कोई एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, लेंडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, इंटरेस्ट जनरेट कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, वो इकोनॉमिक टर्म में इनकम जनरेट करने के ये सारे तरीके। बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो टैक्स लगा सकती है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैक्स नहीं लगा सकती। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म एंड द गवर्नमेंट। दोनों के जो रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, एक्सपेंडिचर भी डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म के जो एक्सपेंडिचर हैं वो जनरली इनकम से गाइडेड रहते हैं। पहले वो जितना उनकी इनकम होती है या एक्सपेक्टेड इनकम रहता है, अपने एक्सपेंडिचर को उसी हिसाब से वो प्लान करते हैं। गवर्नमेंट, खासकर आज के समय में जब हम वेलफेयर गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो पहले गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्टिविटीज एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज लाइक डिफेंस एक्सेट्रा पर कितना खर्चा है उसको प्लान करती है, और फिर उसको मीट आउट करने के लिए रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा इसके बारे में सोचती है। तो एक्सपेंडिचर स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म। रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल भी डिफरेंट है। इसलिए इवन दो गवर्नमेंट भी प्राइमरीली या तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करती है या कंजम्पशन एक्टिविटी करती है या रेवेन्यू जनरेट करती है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, नेचर अलग होने के कारण इसको हम पूरे एक सेपरेट एंटिटी के रूप में डील करते हैं इकोनॉमिकली। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी गो बियॉन्ड टू सेक्टर, तो हम थर्ड सेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडल में, जिसको हम कैपिटल जी कहते हैं। और ये प्राइमरीली नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल जी का जो मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट टोटल जो एक्सपेंडिचर करती है और जितना वो टैक्स कलेक्ट करती है उसका जो नेट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। तो जैसे ही हम गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडल में, तो अभी आपने देखा कि जब दो सेक्टर इकोनॉमी था तो वहां कोई गवर्नमेंट नहीं था, वहां सिर्फ कंज्यूमर थे और प्रोड्यूसर्स थे। और उस स्थिति में जो कंजम्पशन था, कंज्यूमर के द्वारा जो कंजम्पशन किया जा रहा था, उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट था फिक्स पार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, दूसरा पार्ट था वेरिएबल पार्ट, डिपेंडेंट ऑन इनकम, और वो इनकम पे डिपेंड करता था। वेरिएबल पार्ट, जैसे जैसे इनकम बढ़ता था वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता था पर यूनिट इनकम के कुछ फ्रैक्शन के रूप में।
अब गवर्नमेंट पिक्चर में आने के बाद इस पूरे एनालिसिस में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है? तो पहला डिफरेंस ये क्रिएट हुआ है कि गवर्नमेंट क्या है, वो टैक्स लगाती है। तो इंडिविजुअल के पास जितना इनकम था कंजम्पशन पे खर्च करने के लिए, उसका एक हिस्सा अब सरकार ले लेती है एज ए टैक्स। तो अगर कोई व्यक्ति एक था जिसके पास 100 रुपये थे, पहले उसका इनकम 100 रुपये से आगे बढ़ा, और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 5 है, 0.5 है, तो अगर 100 रुपये किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन 50 रुपये से बढ़ेगा। बट नाउ सपोज कि गवर्नमेंट आ गई है पिक्चर में और वो टैक्स लगाती है 10%, 20%, वॉटेवर। टैक्स भी लगाने के दो तरीके हैं, आप सभी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे। दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो सीधे इनकम को डिडक्ट कर लेता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये प्रोडक्शन पे लगता है। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे जो हम उस चैप्टर में देख रहे थे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर में, अगेन ये सब चीजें थी ब्रीफली, नॉट इन डिटेल। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्सेस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की ही केवल बात करें, जो इनकम पे डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो पहले जो इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास जो इनकम था उसमें से एक सर्टेन हिस्सा सरकार अब ले लेती है एज ए टैक्स। तो अगर किसी के पास 100 रुपया था, सरकार 10% टैक्स इम्पोज करती है, तो अब उस व्यक्ति के पास इनकम मात्र 90 रुपीज अवेलेबल रह गया, जो कंजम्पशन पे किया जा सकता है खर्च। तो नाउ कंसिडर टू सिनेरियो। इन वन सिनेरियो देयर इज नो गवर्नमेंट। उस समय किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, तो कंजम्पशन डिमांड 50 हो जाएगा। बट अब गवर्नमेंट आ गई, 10% टैक्स लगा दिया, तो 100 रुपये उसका इनकम तो था कंज्यूमर का, बट 10 रुपया तो वहीं कट गया पहले, तो अब उसके पास 90 रुपया मात्र बचा। अब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.5 भी है, तो अब कंजम्पशन मात्र 45 रुपये हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करके जो डिमांड पैटर्न इन द इकोनॉमी है उसको चेंज कर सकती है, एंड दैट इज प्रिसाइजली द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम जब गवर्नमेंट नाम के एक थर्ड इकोनॉमिक एजेंट एंटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सपेंडिचर भी कर सकती है, रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती है बाय मींस ऑफ टैक्सेशन, तो बाय चेंजिंग इट्स पॉलिसी अबाउट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, दैट इज टैक्सेशन, ये बाकी चीजों को भी इफेक्ट कर सकती है इकोनॉमी में, दैट इज द कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। और इस प्रकार से एग्रीगेट जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द इकोनॉमी में, उसको भी चेंज कर सकती है, इम्पैक्ट उस पर डाल सकती है, और इस प्रकार से नेशनल इनकम और जीडीपी जो ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। एंड दैट इज अबाउट होल अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज नाउ इक्वल टू, एग्रीगेट सप्लाई तो वही है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर, एंड इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। एग्रीगेट डिमांड अब इकोनॉमी में क्या हो गया है? पहले तो 2 सेक्टर में था C+I, अब हमारे पास एक और फैक्टर आ गया है, तो अब हमारा एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हो गया है C+I+G।
इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स के द्वारा किया गया डिमांड, दैट इज सी। इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया डिमांड, दैट इज आई। और गवर्नमेंट के द्वारा किया गया डिमांड, वेदर इट्स इन द नेचर ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट दोनों तरह के काम कर सकती है। तो ये जी हो गया। तो अब हमारे पास इकोनॉमिक इंटाइट जो इक्वेशन है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सिंपल जो हमारा मॉडल है उसमें हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हमने ये माना था कि इन्वेस्टर एज ए क्लास वो मानती है कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा इकोनॉमी में साल दर साल, तो आई जनरली कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इसी तरह से सिंपल एनालिसिस के लिए मानते हैं कि गवर्नमेंट भी ये कंसीडर करती है कि देयर इज नो मेजर इमरजेंसी सिचुएशन इन द इकोनॉमी ऑन डे टू ईयर टू ईयर बेसिस, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जनरली जो जितना इस साल रहता है उतना अगले साल भी रहेगा। हालांकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आप जैसे बजट को आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, पिछले साल जितना गवर्नमेंट का बजट था हर बार वो बजट जनरली इंक्रीज ही करता है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एनालिसिस जी को हम कांस्टेंट मानते हैं सिंपलिस्टिक एनालिसिस के लिए। बट चूंकि टैक्सेशन अब पिक्चर में आ गया है, हम जब उस मॉडल की बात करते हैं जहां पे कि हमारा टैक्स भी पिक्चर में आ गया है, टैक्स के कारण हमने ये देखा है कि हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो इनकम है वो पूरा का पूरा वो खर्च नहीं कर पाते हैं कंजम्पशन पे, बल्कि उसका एक हिस्सा उनके पास से सरकार ले लेती है, इसलिए उनकी इनकम कम हो जाती है। तो इसीलिए 3 सेक्टर मॉडल में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? दैट इज दैट इनकम which belongs to consumers and which can be spent on consumption demand। तो भले कंज्यूमर का इनकम भले 100 रुपये है, लेकिन उसमें से अगर सरकार ने 10 रुपये टैक्स ले लिया तो 90 रुपये इज द डिस्पोजेबल इनकम। और कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी डिपेंड करेगा ये 90 रुपये पे, न कि 100 रुपये। तो कंजम्पशन डिमांड, तो अब डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गया, इसको डिनोट करते हैं वाई डी, एब्रीविएशन डालते हैं वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी, कैपिटल वाई माइनस टी, जहां टी इज इक्वल टू टोटल टैक्स। टैक्स भी 2 तरह के हो सकते हैं जो आगे पढ़ेंगे। कुछ टैक्स कैसे होते हैं कि टैक्स या तो सरकार फिक्स लगा सकती है, बट जनरली वैसा लगाती नहीं है। आप सभी ने देखा कि टैक्स कैसे लगाती है कि 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक 10% लगेगा, 10 लाख से इतना तक 20% लगेगा, उससे आगे इतना 30% लगेगा। तो ये वेरिएबल टैक्स लगाती है सर। अभी बजट आएगा तो आप लोग टैक्स स्लैब देखेंगे। तो जैसे अगर सरकार पूरा फिक्स अगर टैक्स लगाती है तो टैक्स क्या रहेगा, टी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगर वो वेरिएबल लगाती है, कुछ पार्ट फिक्स लगाती है, कुछ पार्ट वेरिएबल लगाती है, तो ये भी टी बार प्लस स्मॉल टी इंटू वाई हो जाएगा। और इस तरह से हमारा इक्वेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता चला जाए। पॉइंट ये है कि सरकार जैसे ही पिक्चर में आ जाती है तो कंजम्पशन डिमांड जो कंज्यूमर के द्वारा किया जा सकता है वो प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है और कितना अफेक्ट होता है ये हमको ये इक्वेशन बताने में मदद कर सकता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। कंजम्पशन डिमांड इन द इकोनॉमी will now depend on the disposable income before the in the hands of the consumers। disposable income YT क्या है, टोटल इनकम माइनस टैक्स,
दैट इज कैपिटल Y माइनस टी। तो इसको अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन में, तो पहले हमने कंजम्पशन डिमांड क्या था हमारा, C बार फिक्स पार्ट प्लस स्मॉल c इंटू वाई, जहां y टोटल नेशनल इनकम था। अब हो जाएगा C बार फिक्स पार्ट प्लस स्मॉल c इंटू वाई डी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम क्या है, टोटल इनकम y माइनस टी, कैपिटल टी, टैक्स इन द सिस्टम। तो अब आप जब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे तब देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो हमें इक्वेशन प्राप्त होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होता है, उसमें टैक्स वगैरह भी आ जाता है। तो अब इसमें अगर कोई सवाल अगर पूछता है हमसे कि सपोज टैक्स अमाउंट और टैक्स रेट इन द इकोनॉमी गेट्स इंक्रीज्ड, देन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, नेशनल इनकम या जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अनचेंज रहेगा, नन ऑफ दीज लाइक दैट। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को अगर हैंडल करना जानते हैं तो हम बहुत सारे इन सारे चीजों का आंसर बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे, लिंकेजेज को स्टैब्लिश कर पाएंगे। और याद रखिए कि ये जो 3 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट सेक्टर जी को इंट्रोड्यूस किया है हमने और टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया है, ये पूरा जो जी और टी है यही पूरा का पूरा आपका बजट है एंड फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करते हुए देखा है कि फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन हमारे हमेशा आते ही। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसी इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। हम जब भी फिस्कल पॉलिसी का कोई एस्पेक्ट पढ़ें तो ये इक्वेशन हमारे दिमाग में घूमना चाहिए और हमें इस बात को हम लिंक करने की कैपेसिटी में होना चाहिए कि इस फिस्कल पॉलिसी से जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वाया दिस इक्वेशन, दिस इकोनॉमिक मॉडल, नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन एक्सेट्रा, इंटरनेशनल लिंकेजेस वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब जैसे फिस्कल पॉलिसी के बहुत सारे तरीके हैं। फिस्कल पॉलिसी प्राइमरीली 2 चीजें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट टैक्सेशन। सिंपल, एज पर दिस इकोनॉमिक मॉडल इट्स ऑल अबाउट ओनली 2 थिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इसके जो जो कंपोनेंट्स हैं एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट्स अबाउट टैक्सेशन। अब कोई भी चीज उठा के देख लीजिए बजट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सारा कुछ यही है, इट्स ऑल अबाउट जी एंड टी। तो कल अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि सपोज फिस्कल डेफिसिट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन जीडीपी, एंड इस तरह के हजारों क्वेश्चंस हैं। सपोज गवर्नमेंट लॉन्चेज ए प्रोग्राम टुमारो, ठीक है, और इंट्रोड्यूसेस ए न्यू प्रोजेक्ट, तो एवरीथिंग remaining the same, what can be the impact on, likely impact on the other variables, और अदर वेरिएबल में सब कुछ भी उठाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट बजट का जो पूरा चैप्टर है हमारा, जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताता है, वो प्राइमरीली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर साइड और गवर्नमेंट के रेवेन्यू साइड, दैट इज टैक्स कलेक्शन साइड के जो रिलेशनशिप हैं, जो लिंकेजेज हैं, उसको इस्टेब्लिश करता है, उसके बारे में बताता है। तो आप सभी लोग पढ़िए उस चैप्टर को जो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है। कई सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, रेलिवेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम
और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, और जहां पे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। और ये सब 3-4 कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट बजट का जो बेसिक ब्रीफ जो है वो एनसीईआरटी से, देन लिटिल बिट इकोनॉमिक सर्वे से, एंड गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो वेबसाइट पे उस पे जो बजट डॉक्यूमेंट एज ए होल है लिस्टेड उससे। देन आई थिंक आपके जो प्रैक्टिस पेपर हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने काफी विथ रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ इसमें इंट्रोड्यूस होता है इस पूरे इक्वेशन में? हमने देखा कि पूरा जो एग्रीगेट जो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है वो यही इक्वेशन के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ फिट बैठेगा? फिस्कल पॉलिसी तो चलो फिट बैठ जाएगा जी का, इट्स ऑल रिलेटेड टू जी। इसी तरह फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में जाएंगे तो उसमें हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आएगा। तो जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा उससे पता चलेगा कि हाँ भाई ट्रेड पॉलिसी में चेंजेज होने से या एक्सचेंज रेट चेंजेज होने से या प्राइस लेवल चेंजेज होने से इन इंटरनेशनल मार्केट विज विज डोमेस्टिक मार्केट से हमारे अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, जीडीपी एक्सेट्रा पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट वो कभी और, अभी हम पूरा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अबाउट द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी बजट, वो इस सिस्टम में कहाँ फिट बैठता है। तो हम ज्यादा जब हम थोड़ा सा और हम एनालिसिस करेंगे, ज्यादा हम जाएंगे, तो अभी तक हमने माना था कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द इकोनॉमी इज कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज द इन्वेस्टर एज ए क्लास, प्रोड्यूसर एज ए क्लास ये करता है, ये डिसीजन करता है, ये एजम्पशन करता है, एज्यूम करता है कि इकोनॉमी के कंडीशन जिस जैसा इस साल था ऑलमोस्ट वैसा ही अगले साल भी रहेगा। एंड दैट्स व्हाई जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस साल था उतना भी अगले साल भी करना है, और इसके लिए इसको कांस्टेंट मानते हैं। बट जब हम रियल टाइम रियल लाइफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो रियल लाइफ जो इकोनॉमी है खासकर मॉडर्न डे इकोनॉमी वो इतना सिंपल नहीं है। उसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट हर वेरिएबल हर दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। अब कितना करता है वो एक अलग बात है, बट करता है। तो एक बड़ा सवाल है क्या कि मॉडर्न डे इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या वास्तव में कांस्टेंट है? तो बिल्कुल नहीं। तो अब जब नहीं है तो किस पे ये प्राइमरीली डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जनरली क्या होता है कि प्रोड्यूसर क्लास करते हैं, और प्रोड्यूसर क्लास जनरली कैपिटल पूंजी को, अपने किसी के पास घर में पूंजी नहीं होती है तो उस पूंजी को वो जनरली लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहीं से फिर आपका रिलेटेड हो जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? पूरा ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में जो फ्लरिश करता है वो इसलिए करता है चूंकि कैपिटल डिमांड इन द इकोनॉमी क्रिएट होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी आदमी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहांस करेगा तो उसके लिए वहां पे मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, तो ये सब के लिए पूंजी चाहिए। आएगा पूंजी कहाँ से? किसी हर व्यक्ति के पास उतना पूंजी नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास भी इतनी पूंजी नहीं होती है। तो वो पूंजी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, या फिर डायरेक्टली जनता से लेते हैं बाय सेलिंग द शेयर्स और बॉन्ड्स। बट ऐसा तो कोई है नहीं कि आप कहेगा कि तो यहां से आपका रिलेटेड हो जाता है कि
मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रिलीवेंस है इंडिया इकोनॉमी, और इसीलिए हमें इन सब के बारे में जानना है। बट प्राइमरली ये सारे चीजें जो हैं, किसी भी इन्वेस्टर क्लास या प्रोड्यूसर क्लास का जो इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन डिसीजंस हैं, वो प्राइमरली अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर सस्ती कैपिटल उपलब्ध है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट मशीनरी लगाएंगे। अगर कैपिटल महंगा है तो कम लोग करेंगे। तो ये जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी की महंगाई और जो ये है इकोनॉमिक टर्म में, ये इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द इकोनॉमी इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट रेट। और इसीलिए जब हम और थोड़ा एनालिसिस को अपना रियल लाइफ सिचुएशन को नजदीक लाते हैं, तो आई जो हम पहले कांस्टेंट मान रहे थे वो भी कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। और ये इंटरेस्ट रेट किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। और इस इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करने वाला और कैपिटल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने वाला, फैसिलिटेट करने वाला जो पूरा तंत्र है, that is the money market and the financial market, and hence the monetary institution including banking institutions and financial institutions। तो आप ये देखिए कि बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पॉलिसी चेंजेस से वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकती है इन द इकोनॉमी, और उस इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करके वो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करने से वो नेशनल इनकम और जीडीपी को अफेक्ट कर सकती है। और ये पूरा जो सिस्टम है ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। तो फिस्कल पॉलिसी और बजट आपके जी पार्ट को इंपैक्ट करता है, और केवल जी को नहीं करता बल्कि आपके कंजम्पशन पार्ट को भी करता है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम को वो इंश्योर करता है, इनकम को रिड्यूस करता है टैक्सेशन से। मॉनेटरी पॉलिसी आपके आई वाले पार्ट को इंपैक्ट करती है, और एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड पॉलिसीज एक्सेट्रा ये आपके इन्फ्लेशन वगैरह, ये आपके एक्सटर्नल वाला पार्ट जो है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, इनको इसको इंपैक्ट करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सारे मॉनेटरी पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज या एक्सचेंज रेट पॉलिसी एक्सेट्रा किस प्रकार से हमारे नेशनल इनकम, जीडीपी को इंपैक्ट कर सकती है, और कुछ अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी इंपैक्ट कर सकती है। तो ये आपका पूरा इंटरलिंकेजेज है। तो जब भी आप मान लीजिए कि कल आप पढ़ेंगे कि बैंक रेट, चलो ठीक है बैंक रेट पढ़ रहे हैं, बैंक रेट क्या है भाई, इट्स पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक रेट बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो इससे क्या होगा, तो इससे इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा। बट वो एग्रीगेट जो हमारा नेशनल इनकम आइडेंटिटी है उसमें ये कहाँ फिट बैठता है। तो आपको तत्काल ध्यान में आने चाहिए कि ये आई को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि बैंक रेट चेंज करने से, बढ़ाने घटाने से इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट पे इम्पैक्ट पड़ने से इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द इकोनॉमी चेंज होगा, इम्पैक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा, और इस प्रकार से वो नेशनल इनकम या जीडीपी को इम्पैक्ट। तो आपका एनालिसिस है इस तरह से इस्टेब्लिश होना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे चीजों का आप क्लियरली फिर आंसर कर पाएंगे। तो अभी हम जो डिस्कशन फिर आगे के लिए जो हम प्लान अभी मैंने सोचा हुआ है कि वो अभी तो एक्सटर्नल लिंकेज एक दिन तो पूरा लगेगा ब्रीफली डिस्कस करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वहां से फिर पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह लिंक हो जाता है। तो आपके पास आप देखिए कि सिंपल एक मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। इसमें से पूरा आपका चीजें निकल जाती है। फिस्कल पॉलिसी जी को मूलतः इम्पैक्ट करती है, बट
सी को भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि डिस्पोजेबल टैक्स से डिस्पोजेबल इनकम इम्पैक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरे आई को इम्पैक्ट करती है। एक्सटर्नल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, बीओपी, ट्रेड पॉलिसीज आपके एक्स माइनस एम को इम्पैक्ट करती है। और यहीं से पूरा आपका एनालिसिस स्टेब्लिश होता जाता है। जितना आप और इसको रियल लाइफ मॉडर्न डे इकोनॉमी के और नजदीक हम लाते जाते हैं, उतने हमारे वेरिएबल्स एक दूसरे को और ज्यादा इम्पैक्ट करने लगते हैं, और इस प्रकार से हमारी एनालिसिस उतना और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। हम जो अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं फिस्कल पॉलिसी से या मॉनेटरी पॉलिसी से, इसको हम इस मैक्रो इकोनॉमिक जो आइडेंटिटी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का ये जो मास्टर इक्वेशन है, जिसको अभी हम लिख के आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, इसके माध्यम से भी हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जब कभी भी हम आप चैप्टर पढ़ें, टॉपिक्स पढ़ें, तो आपको इस एंगल से आपके दिमाग में वो चीजें रिवॉल्व करनी चाहिए। एनीथिंग किसी के द्वारा एट दिस पॉइंट? किसी ने एनसीईआरटी का पढ़ा है पहले कुछ चैप्टर्स? वन एक तरफा भाषण तो ठीक है, वो तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, बट एक्चुअली ये ट्रांसलेट हो पा रहा है एटलीस्ट फ्यू पीपल के कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में, एनालिसिस में, तभी वो फ्रूटफुल कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा और कुछ और क्लैरिटी आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा हो, डेफिनेटली पॉइंट आउट कर सकते हैं। किसी ने अगर पढ़ा हो उसके बाद डिटेल और कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई क्लैरिटी की आवश्यकता हुई हो, यू मे रेज, टाइप करके या मैसेज करके या जैसे भी हो, अभी डायरेक्टली पूछ के। लास्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो इसके बारे में है, एक्सटर्नल लिंकेज के बारे में। तो आप ये देखिए कि एनसीईआरटी का जो पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो शुरुआत करता है नेशनल इनकम आइडेंटिटी से, किस तरह से हम पूरा जीडीपी या नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, 3 तरीका है। फिर एक चैप्टर वो पूरा डिस्कस करता है मनी बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स हैं, क्या मीनिंग है। एक पूरा वो डिस्कस करता है फिस्कल पॉलिसी, बजट, उसका क्या मीनिंग है। एक तीसरा पूरा करता है ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, एक्सटर्नल लिंकेज जब आता है तो उसका क्या मतलब है। एक चैप्टर पूरा करता है कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई का जो टूल है इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक एनालिसिस का जो ये फेमस सेलिब्रेटेड टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, उसको हम एग्रीगेट मैक्रो लेवल पे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी का जो एनालिसिस एनालिटिकल टूल है डिमांड और सप्लाई, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट लेवल पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, और उसके डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उसके बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। तो वो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट है। तो बस यही आपका जो 4-5 चैप्टर है इन द मैक्रो इकोनॉमी, और इंटायरली इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स यही सारे कुछ चीजों के एनालिसिस का पूरा है। चाहे आप इसमें जितना डीपर लेवल तक आप इसमें एनालिसिस करते जाइए, और लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो एक्सटर्नल लिंकेज वाला चैप्टर है, वो मैं एक दिन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, एक्सचेंज रेट आ जाएगा, ट्रेड पॉलिसीज वगैरह आ जाएगा ब्रीफली, और फिर उसमें इंटरलिंकेजेज हमारे कैसे हो जाते हैं इसमें आ जाएगा। तो ये सारे आपके बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनसीईआरटी चैप्टर्स को कंप्लीट करेगा। ये सारे जो भी चीजें हैं इन सब के बारे में
थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, उसमें बजट से रिलेटेड पूरा बजट डॉक्यूमेंट एक अलग चीज ही है। तो लास्ट एक्सचेंज रेट और इसके ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा के बारे में है, तो ये डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर ये ब्रीफली कंक्लूड करेगा। तो ये सारे के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में एक एक चैप्टर, दो चैप्टर मिल जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल हमारे पास आरबीआई की वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन है, उसको हमें वहां पढ़ना चाहिए। बजट के बारे में आपका बजट डॉक्यूमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, और इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा एक्सचेंज रेट पॉलिसी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, कॉमर्स इंडस्ट्री वेबसाइट पे ट्रेड वगैरह के बारे में पूरा डिटेल है। तो कुल मिला के लगभग सारे जो क्वेश्चंस आपके हैं अभी तक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछे गए, उसमें 80 to 90% क्वेश्चन यही सब इन तीन चीजों, 4-5 टॉपिक्स के मेजर टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। विल डिस्कस इस पे लिटिल मोर डिटेल। एनसीईआरटी के बाद इकोनॉमिक सर्वे के जो क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देन विल सी द वेबसाइट से भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चैप्टर्स और फिर कुछ क्वेश्चंस का भी हम रैंडमली एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरा इसमें यह है कि आप सभी लोग इसको सीरियसली एक बार पढ़िए ध्यान से, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को ट्राई टू लिंक इस तरह से एनालिसिस करने का प्रयास करिए, जहां पे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो, रेज द इशू, वी कैन डिस्कस लिटिल मोर, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही करना है। तो आज अगर कोई और इश्यूज नहीं हो, कोई और पॉइंट नहीं हो, तो लेट्स क्लोज द डिस्कशन। किसी के अगर कोई पॉइंट्स हो तो डेफिनेटली आप रेज करिए बाय एनी मींस, जिससे कि उसमें और मोर क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो लेट्स क्लोज द डिस्कशन टुडे। मैंने जो सवाल पूछा था उसका अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं, तो होपफुली आप सभी में से कोई इसको पढ़ के देंगे। इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं।
कुछ मैं बीच बीच में थ्रो करता रहूंगा, बाकी जो मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं उसमें तो हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, विल कंटिन्यू द डिस्कशन विथ सम मोर टॉपिक्स आने वाले क्लासेस। थैंक यू। सर का नोट्स भी है, नोट्स एक बार ब्रीफ करके हम आप लोग को दे देंगे सर। एक हाँ, बार नोट्स का एक बार और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके उसको थोड़ा रिवाइज करके फिर शेयर कर। थैंक यू सभी को।